आवाज गुप्त कक्ष के अंदर तक आ रही थी। तेज तूफान के बीच वृद्ध शक्टार आचार्य चाणक्य को आदेश देते हुए अपनी बात कह रहे थे। शक्टार की बातों को आचार्य चाणक्य चुपचाप सुन रहे थे। इसी बीच शक्टार ने चाणक्य से तेज आवाज करते हुए कहा, कौटिल्य, समय काल के साथ मौसम ने भी अचानक करवट ले ली है। इस बिगड़ते हुए मौसम से मैंने अनुमान लगा लिया है कि मगध की राजधानी अतिशीघ्र बहुत बड़े भूकंप की साक्षी बनने वाली है। अब अतिशीघ्र तुम्हें चंद्रगुप्त से भेंट करने के लिए प्रस्थान करना होगा और वहीं से नए राष्ट्र के भविष्य का निर्माण शुरू होगा। कौटिल्य, चंद्रगुप्त तुम्हारी राह देख रहा है। इस तूफान को चीरते हुए प्रस्थान करो। शक्टार की इस बात के बाद मगध के मौसम ने और भी भयानक तरह से करवट ले ली थी। तेज तेज बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई सुनामी की दस्तक होने वाली है। इस तूफान के बीच में चाणक्य अपनी जगह से उठे और उन्होंने शक्टार से कहा, तात, आप 100% सत्य कह रहे हैं। मैं भी एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की तलाश में हूं जिसके अंदर देश के क्रूर शासक के अलावा विदेशी ताकत का सामना करने की भी हिम्मत हो। इसी समय सिकंदर इस राष्ट्र को जीतने का सपना भी देख रहा है। सिकंदर का खतरा मगध के सम्राट धनानंद जैसे बेईमान राजाओं की वजह से ज्यादा बढ़ गया है तात। उन्हें ना तो अपने राज्य की फिक्र है और ना ही अपनी प्रजा की चिंता। परंतु मैंने एक ऐसे देश का खाका तैयार कर लिया है जिसके अंदर विदेशी ताकत पनप ही नहीं पाएगी। परंतु उसके लिए आपको मेरा पथ प्रदर्शन करना होगा तात। मुझे चंद्रगुप्त के पास लेकर चलना होगा। तात, तात। वृद्ध शक्टार अपने ख्यालों में कहीं खो गए थे। उनके कानों में चाणक्य की आवाज गई तो वो खुद को संभालते हुए बोले, तात, तात। पुत्र, क्षमा करना, मैं अपने अंतर मन की रणनीति में खो गया था। पुत्र, चंद्रगुप्त परम सुंदरी दासी मुरा का पुत्र है। ये परिवार भी आम प्रजा की तरह नंद वंश के अत्याचार को सह रहा है। मुरा जंगल में भटक कर अपना और अपने बालक का पालन पोषण कर रही है। पुत्र चाणक्य, मेरे संपर्क सूत्रों ने तो यहाँ तक बताया है कि चंद्रगुप्त अपने परिवार का पालन करने के लिए खुद किसी के यहाँ काम भी करता है और खुद किसी क्षत्रिय की भांति शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण करता है। तात, अब सही समय का चक्र आ गया है। हम लोगों को चंद्रगुप्त की माता श्री मुरा से मिलने के लिए प्रस्थान करना चाहिए। कौटिल्य, मौसम ने विकराल रूप ले लिया है। हम दोनों को आज रात्रि में प्रतीक्षा करनी चाहिए। कल प्रातःकाल हम चंद्रगुप्त की माता श्री से मिलने के लिए पीपली वन प्रस्थान करेंगे। परंतु तात, कल प्रातःकाल हम मगध की सीमा को कैसे पार करेंगे? क्योंकि कल तो। कौटिल्य, तुम चिंतित क्यों हो गए? कल ऐसा क्या है? वृद्ध शक्टार से बात करते हुए चाणक्य अचानक से किसी सोच में डूब गए थे। उस सोच के पीछे क्या राज था, इस बारे में चाणक्य आगे बताएंगे। पर अगर हम चंद्रगुप्त के बारे में बात करें तो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात कैसे हुई थी, इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से पहली कहानी के बारे में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कुछ ऐसा लिखा है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या आचार्य चाणक्य की चक्रवर्ती सम्राट की तलाश मगध में ही पूरी हुई थी? इसके पीछे कई कहानियां इतिहास के पन्नों में छुपी हुई है। उन सभी कहानियों को हम बड़े सलीके से आपको सुनाएंगे। उनमें से पहली कहानी कुछ ऐसी है। एक दिन की सुबह आचार्य चाणक्य मगध के पास के इलाकों में ही भ्रमण में निकले हुए थे। उनके साथ वृद्ध शक्टार भी थे। भ्रमण करते हुए वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां टैक्स वसूलने के लिए नंद वंश के सैनिक एक महिला से अभद्रता कर रहे थे। अल्प बुद्धि स्त्री, तुझे ज्ञात नहीं क्या कि अगर महाराज धनानंद को कर समय से नहीं दिया तो तुम्हारे साथ क्या अनहोनी हो जाएगी, और उस अनहोनी की साक्षी चारों दिशाएं बनेंगी। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि सर्वेश्वर महाराज धनानंद के चरणों में अपना शीश झुका दे और समय से कोष घर में कर जमा कर दे। सैनिकों,
इस अल्प बुद्धि स्त्री ने कई माह गुजर जाने के बाद भी महाराज धनानंद के राजकीय कोष में एक मुद्रा भी जमा नहीं करवाई है। इसी क्षण इसे इसकी कुटिया से निकालकर बाहर फेंक दो। क्षमा करिए, क्षमा। इस निर्धन स्त्री की अस्मिता का ख्याल रखिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पास जीविका चलाने का और कोई साधन नहीं है। मैं महाराज को कैसे कुछ दे सकती हूँ? हम जैसे निर्धन तो स्वयं मगध साम्राज्य के अधीन है। हम कहाँ से कुछ दे सकते हैं? जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है? झूठ, अत्यंत झूठ। अगर तेरे पास जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है तो तेरी सांसें कैसे चल रही हैं? स्मरण रखो, तुम लोगों की एक एक सांस के ऊपर भी सर्वेश्वर महाराज धनानंद का अधिकार है। वो दिन दूर नहीं है जब तुम लोगों से तुम्हारी सांसों के लिए भी कर लिया जाएगा। अगर तुम महाराज धनानंद के राजकीय कोष में कर नहीं जमा कर सकती है तो इससे बचने का भी एक उपाय है। सैनिकों के सरदार की इस बात को सुनते हुए उस गरीब महिला की कानों में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। उसने अपनी आंखों से गिरते हुए मोती समान आंसुओं को पोंछा और बड़ी मासूमियत के साथ एक उत्सुकता भरी नजर से सवाल किया। कृपा करिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मुझे बताइए कैसे मैं इस कर से बच सकती हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। सही मार्ग? एक मार्ग है जिसकी मदद से तो राजकीय कोष में कर देने से बच सकती है। इतना कहते ही सैनिकों के सरदार की आंखों में एक अजीब सी काम वासना तैरने लगी। उसने बिना कुछ सोचे उस गरीब महिला के हाथ को छूते हुए उसके वस्त्र को पकड़ लिया और अपनी कामुक आंखों को उसके बदन में डालते हुए जोर से कहा, इस कोमल सी आत्मा को मगध दरबार में न्यौछावर करना होगा। तुझे अपनी अस्मिता महाराज धनानंद को भेंट में देनी होगी। तुझे आज रात्रि को ही उनके शयन कक्ष में चलना होगा, जहां तेरे साथ वो सब होगा जो ढोलकी की पुत्री को शंभी के साथ हुआ था। शीघ्र उत्तर दे, क्या तू ऐसा करेगी? हाँ? इतना सुनते ही वहां खड़े सभी प्रजावासियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस गरीब महिला की आंखों से आंसू की धार ऐसे बह रही थी जैसे किसी पवित्र नदी में बाढ़ आ गई हो। वहां खड़े ज्यादातर लोगों को कौशाम्बी की चीखें याद थी। उन लोगों को धनानंद का अत्याचार भी याद था। सभी के कानों में धनानंद का वो आतंक गूंजने लगा। छोड़ दूं कन्या, कैसे तुम्हें छोड़ दूं? इतिहास गवाह रहा है कि धनानंद के कक्ष से कोई भी स्त्री खाली नहीं लौटी है। जिस भी स्त्री के ऊपर महाराज धनानंद ने हाथ रख दिया है उसने अपना सब कुछ मुझे न्यौछावर कर दिया है। गरीब महिला और प्रजावासियों के कानों में धनानंद की क्रूर हंसी गूंजी रही थी कि अचानक से वहां खड़े सभी सैनिक जोर जोर से हंसते हुए उस महिला का मजाक उड़ाने लगे। अपनी जीविका को लगाम दे सरदार। मैं एक निर्धन स्त्री जरूर हूँ, पर मैं वैश्या नहीं हूँ। मुझे अपने प्राण न्यौछावर करना स्वीकार है, पर मैं महाराज धनानंद के शयन कक्ष में उनकी वैश्या नहीं बन सकती। जिस साम्राज्य में स्त्री की अस्मिता का ख्याल नहीं रखा जाता, उस साम्राज्य का विनाश तय है। उस विनाश के साथ तुम जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का भी विनाश तय है। सैनिकों, इसी क्षण इस स्वाभिमानी महिला को उसकी असली दिशा और दशा से अवगत करवाओ। इसकी कुटिया को तहस महस कर दो। हे ईश्वर, रक्षा करिए, रक्षा करिए।
धनानंद के सैनिक उस महिला को उसकी कुटिया से बाहर निकाल रहे थे। वो गरीब महिला ऐसे रो रही थी कि मानो मगध की सीमा उसके आंसुओं से ही बह जाएगी। लेकिन तभी लोगों ने देखा कि एक नौजवान सा लड़का अपने कई साथियों के साथ भीड़ से बाहर आकर अकेले ही सैनिकों से लड़ने लगा और बोला, मूर्ख सैनिकों, इसी क्षण अपने पगों को पीछे खींच लो और अपने हाथों को देवी समान स्त्री से दूर कर लो, अन्यथा मैं यानी चंद्र तुम सभी को इसी धरती के अंदर समाहित कर दूंगा। अगर तुम सभी का एक पग भी इस कुटिया की तरफ बढ़ा तो इन पगों को काट कर मगध की सीमा से दूर फेंक दूंगा। इतना कहने के बाद चंद्रगुप्त ने किसी योद्धा की तरह उन सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। आचार्य चाणक्य एक ऐसे युद्ध के साक्षी बन रहे थे जिसे एक गरीब महिला के अधिकार के लिए लड़ा जा रहा था, और इस युद्ध को कोई और नहीं बल्कि बालक चंद्रगुप्त लड़ रहा था। उस लड़के की भुजाओं में एक अलग ही ताकत थी। इस ताकत की पहचान चाणक्य ने कर ली थी। चंद्रगुप्त के बारे में 3 बातें मिलती हैं। वो नंद वंश के थे। इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें एक वंश का जिक्र मिलता है जिसे मौर्य वंश कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मौर्य वंश के ही थे। कुछ किताबों में चंद्रगुप्त के लिए कुलहीन शब्द भी कहा गया है। इसका मतलब होता है बॉटम ऑफ द सोसाइटी। तो ये तीनों चीजें हैं, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। कुछ लोग चंद्रगुप्त को मूरा नाम भी शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न संतान बताते हैं, पर बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार यह मौर्य यानी मौर्य कुल में जन्मा था। चंद्रगुप्त के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण और 10th सेंचुरी की धुंडीराज द्वारा तैयार की गई मुद्रा राक्षस के आधार पर चंद्रगुप्त को शूद्र यानी बॉटम ऑफ द सोसाइटी माना है। चंद्रगुप्त कौन था, उनका जन्म किस कुल में हुआ था, इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। अभी तक हमारे सामने आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के मुलाकात की सबसे ऑथेंटिक कहानी नहीं आई है। आखिर क्या थी वो कहानी जिसका जिक्र विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में हुआ है, जिस कहानी से बदल गई थी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।